वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपको बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे आवेश का क्वांटा क्या होता है, क्वांटीकरण ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटीकरण क्या होता है आवेश का। तो उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का जो नियम है वो किसको बताएगा, पहले इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। कूलाम का नियम बताता है हमें, हमने बात की थी यदि प्लस आवेश है प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, प्लस आवेश माइनस आवेश को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं और जो सेम चार्जेज होते हैं वो रिपल्सन की प्रॉपर्टी रखते हैं, ऐसा हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमने बात करी, ये रिपेल करेगा लेकिन कितना फोर्स लगाएगा। यदि इसको ये रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बल कितना लगाने वाला है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, इस बात को बताता है कूलाम। ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है इसको डिस्क्राइब करता है कूलाम। तो कूलाम का नियम मेनली बल को बताएगा, बल की दिशा को बताएगा, कहाँ लगने वाला है ये बल। ठीक है, बल किस पर निर्भर करेगा इस चीज़ को बताएगा। चलो हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सन 1785, ठीक है, कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं और ये कहते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, एक बार मैं नोट कर देता हूँ डेफिनेशन इसकी, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, कितना होगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इतना होगा, ध्यान दो कि बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, एवं सेकंड, एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है कूलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के मध्य, सॉरी यहाँ पे स्थिर आया। ठीक है, हमेशा स्टैटिक, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट फोर्थ चैप्टर जो है हम आवेश को स्थिर रखने वाले हैं। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, तो इसने बताया इतना बल लगेगा कि वह आवेश के परिणाम के होगा समानुपाती और उन दोनों आवेश की मध्य की दूरी के वर्ग के होगा व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा सिंपल है, अगर आवेश के गुणनफल के क्या होएगा, समानुपाती, तो समझते ध्यान दो। मैंने मान के चलो यहाँ पे एक आवेश ले लिया Q1, ठीक है, यहाँ पे दूसरा आवेश ले लिया Q2, दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, और मैंने मान लिया इनके मध्य की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो पहले वाली बात जो है, इनके मध्य लगने वाला बल जो होगा वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाण। आवेश बड़े हैं, ज़्यादा आवेश है तो बल ज़्यादा लगेगा, भाई सिंपल सी बात है। अगर इनका आवेश का मान ज़्यादा है, 2 कूलाम वाले हैं तो कम लगेगा, 10 कूलाम वाले हैं तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के मीन्स F जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r², मतलब दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा और दूरी कम है तो बल अधिक लगेगा। ये बात इसने बता दी थी कूलाम ने। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करने वाले हैं, ध्यान दो। कब बताया, 1785 में इसने कहा दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, कितना होगा, इतना होगा, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके तो गुणनफल के समानुपाती होगा और इसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सिंपल बात, यदि आवेश ज़्यादा होंगे तो बल ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम होगा, दूरी कम होगी तो बल ज़्यादा होगा। अच्छा, इसको कैसे मैं नोट कर सकता हूँ, ऐसा नोट कर सकता हूँ, F जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती तो Q1 Q2 के है और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, R² के। ऐसा नोट कर सकता हूँ। और जब भी ध्यान रखें, जब भी ये चिन्ह जो है समानुपाती वाला हटता है तो एक नियतांक आता है, ठीक है, नियतांक आता है। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है सर हमेशा के आता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं के आए, लेकिन नियतांक आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो मात्रकहीन हो, जैसे यहाँ पे नहीं होगा मात्रकहीन, मात्रकहीन नहीं होगा, एक नियतांक ज़रूर से आता है, कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है समानुपाती नियतांक। तो जरूरी नहीं उसे के ही लें, ठीक है, हर जगह अलग होगा। जैसे हम बात करते थे छोटी क्लासों में ओम्स लॉ की, तो V प्रोपोर्शनल होता था I के, V समानुपाती होता था I के, तो V = RI लिखते थे। तो यहाँ पे एक R नियतांक है, जरूर थोड़ा ना क्या आएगा, ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं होता क्या आएगा। ये जनरली क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर क्या आता है, नहीं। तो इधर हो गया Q1 Q2 अपॉन R², ये बताता है बल को, ठीक है। अच्छा, अगर इसे हम सदिश रूप में लिखना हो तो ऐसा नोट कर सकते हैं, F वेक्टर = K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर इंटू में R यूनिट। ये इसका सदिश फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है K जो है इसका भी एक वैल्यू होता है यहाँ पे फिक्स, K कितना है, चलो ध्यान देते, इसको मैं रफ किए देता हूँ। ये हमारे पास कूलम का लॉ आ जाता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R², बल को बताता है, ये बल के बारे में बताएगा। अच्छा, एक और बात, ये बल जो है, ये जो बल आया है, ऐसा हमने बात की थी Q1, ये Q2, इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा होगी इन दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मीन्स ये रेखा जो है इसके समांतर इसकी दिशा होगी, ठीक है, इसकी समांतर दिशा होगी। या तो ये इधर बल लगाएगा, इस पे ये इधर बल लगाएगा, यदि ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस प्लस आकर्षित करेंगे तो बल ऐसे लगाएंगे, मीन्स दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ऐसा हम कह सकते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, समांतर भी नहीं, सॉरी अनुदिश, बिल्कुल उसी रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या होगी, इसकी बल की दिशा होगी। और ये बल जो है वो माध्यम पर भी निर्भर करेगा, हम आगे देखने वाले हैं। माध्यम पर निर्भर करता है ये बल जो लगेगा दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है। और आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। अच्छा, इस कूलाम के नियम को ही व्युत्क्रम वर्ग नियम और कहा जाता है। ये जो नियम है कूलाम का, इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम। कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। सेकंड मैंने चीज़ क्या बताई, बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, रेखा के अनुदिश होगी। और बल जो है, तीसरी बात इम्पोर्टेंट, बल माध्यम पर निर्भर करेगा, इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि कूलाम के नियम को ही व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। अच्छा, और बल जो है उसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। चलो इसको मैं रफ किए देता हूँ सर, इस फॉर्म में ये हो गया, नोट कर सकते हो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे K जो है, K का एक वैल्यू होता है, K = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अच्छा, एक थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में एक बार विद्युतशीलता को हम देख लेते हैं, क्या होती है विद्युतशीलता। किसी भी माध्यम में या फिर अगर वायु की बात कर रहा हूँ तो वायु में विद्युत धारा कितनी आसानी से बह सकती है, इस चीज़ को बताने वाली भौतिक राशि जो है विद्युतशीलता कहलाए। जैसे तांबे में आसानी से बह सकती है, एक माध्यम है, ठीक है, चांदी में और आसानी से विद्युत धारा बहती है, लेकिन लोहे में उससे कम होती है, लोहे में कम बह रही है। तो इस चीज़ को विद्युतशीलता बताता है कि किस में कितना बहेगा, ठीक है। वायु या निर्वात में ये विद्युतशीलता हो जाती है किसकी,
विद्युत की। अच्छा, इसका वैल्यू और होता है, फिक्स वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ये हो जाता है कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे होगा निकाल लेंगे, ये ध्यान। पहले के का जो वैल्यू है वो होता है, के का भी वैल्यू फिक्स है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसका जो मात्रक है निकाल सकते हैं, के का वैल्यू, के का जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम के का मात्रक निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दो, FR² अपॉन Q1 Q2। देखो तो यहाँ से के का जो मात्रक है, बल को न्यूटन में मेजर किया जाता है, ये मीटर स्क्वायर, ये कूलम और ये कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसका होता है। चूँकि ये जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो आप एप्सिलॉन का वैल्यू जो है, एप्सिलॉन जो है इसका क्या निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो। देखो इसका भी निकाल के हम देख लेते हैं एक बार कैसे आएगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो के का वैल्यू रखा Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। हमें एप्सिलॉन का जो मात्रक निकालना अपोजिट होगा, सिंपल देखें। इस एप्सिलॉन को यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा Q1 Q2 R² F, और ये 4 पाई जो है इसका कोई वैल्यू मात्रक होगा नहीं, तो ये हो जाता है Q स्क्वायर C², सॉरी कूलम स्क्वायर के लिए C² लिखते हैं, R मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन, ठीक है। ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का मान। अच्छा, यदि कोई माध्यम रखा हो आवेशों के मध्य में, स्थिर आवेश होनी चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्थिर आवेश होने चाहिए। अगर उनके मध्य कोई माध्यम रखा है तो यही फॉर्मूला हो जाता है F का। F इज इक्वल टू हो जाता है वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है और सेम चलेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। ये माध्यम के लिए बल है। अगर माध्यम है दोनों आवेशों के मध्य, तो बल जो लगने वाला है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन, ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा एप्सिलॉन R²। कब होगा, जब माध्यम की उपस्थिति होगी तो ये बल लगने वाला है। अच्छा, ये हमने बात की, ये है कूलम का नियम। बल और बल निकाल सकते हैं इससे संबंधित। यदि हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन जो है इस पर हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। ये लिखा +2 माइक्रोकूलम एवं +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश 2 × 10⁻⁻8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो इनके मध्य हमें बल बताना है। क्या बताना है, इनके मध्य कितना बल लगने वाला है। अच्छा, कैसी सिचुएशन हो गई, ध्यान दो। ये यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है r होता था हमारे पास, कितना है, r इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर। ये हमारे पास Q1 इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये हो गया सब कुछ। तो हमारे पास गिवन क्या है ये नोट कर लेते हैं। गिवन डेटास हैं Q1 इज इक्वल टू +2 मीन्स -6 कूलम, माइक्रो मीन्स इतना होता है भाई। Q2 इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। R इज इक्वल टू गिवन है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बल निकालने के लिए दो आवेशों के मध्य। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। F इज इक्वल टू K का हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, Q1 2 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में। नहीं आ रहा है, देखो, ठीक है। अभी है 9 × अपॉन में क्या चलेगा R²। तो R जो है हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और ये 4 कैंसिल हो गया,
बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। F इज़ इक्वल टू 9, ये हो गया इंटू 2, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है। ये 10 की पावर 9 है, यह 10 की पावर -12 हो गया, ये 10 की पावर ऊपर आएगा तो +16 हो गया, 8 8 16 ऊपर जाएगा तो प्लस। F इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है 9 दूनी 18, ठीक है, प्लस का 16 और 25 में से हम लेस कर देते हैं 12, तो ये आ जाता है हमारे पास इतना, बहुत फोर्स आ रहा है, अभी बहुत फोर्स आ रहा है, 13 + 13 न्यूटन, इतना फोर्स आएगा हमारे पास, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा दोनों चार्जों के बिटवीन, ठीक है। इतने इतने चार्ज हैं, देख सकते हो आप, बहुत छोटे चार्ज हैं 2 और 4, लेकिन फोर्स एक बहुत बड़ा आ रहा है। तो ये जो चार्ज है इनके बीच बिटवीन जो फोर्स लगता है वो बहुत मेजर होता है, एक प्रबल फोर्स लगने वाला है यहाँ पर, प्रबल बल जो है यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो दो आवेशों के मध्य बल को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कूलाम के नियम का हम यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी कल हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युतांक, ठीक है, पैरावैद्युतांक की। धन्यवाद।